हाँ बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद में अब अपन देखने वाले हैं मिक्चुरेशन। क्या होता है मिक्चुरेशन का प्रोसेस, यानी कैसे मिक्चुरेशन का मतलब क्या है, यानी यूरिनेट करना, यूरिनेशन, यूरिन को बॉडी से रिलीज करना। तो यूरिन बॉडी से क्या नॉर्मल कंडीशन में ऐसे अपन कोई कुछ तो होता होगा, कोई तो मैकेनिज्म होगी यूरिनेट करने की, कि किस तरीके से होता है वो अपन देखते हैं कि कैसे सिग्नल्स हमारी बॉडी में एक्सचेंज होते हैं, कैसे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। देन हम यूरिनेट की हमारे बॉडी में अर्ज होती है और यूरिन जो है, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड है, वो कैसे हम रिलीज करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो बेटा, ये मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये जो आपका पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इसको बेटा अपन क्या बोलेंगे इन सिंपल, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है बेटा। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेटर ओपन होते हैं। कौन ओपन होते हैं? ऐसे ओब्लिकली यूरेटर ओपन होता है। ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे बेटा ये यूरेटर ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूरेटर। ओके। तो बेटा जैसे जैसे हमने देखा कि नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जैसे जैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वैसे वैसे यूरिन यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे ये ब्लैडर होता है, ये फुलफिल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ब्लैडर फुलफिल होना स्टार्ट होता है, इस ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? इस ब्लैडर की जो बेटा कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी होती है इसकी अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 ml, 350 to 500 ml। इतनी इसकी क्या होती है बेटा? कैपेसिटी होती है। यहाँ तक ये फिलअप हो सकता है, ठीक है। अब कब हमें अर्ज होती है बॉडी के अंदर कि हाँ यार मुझे आई नीड टू वॉशरूम, मुझे अभी यूरिनेट करना है। तो जब बेटा ये ब्लैडर 150 ml फुलफिल होने लगता है, तब हमें अर्ज होने लगता है कि हमें यूरिन को रिलीज करना चाहिए। अब कैसे होता है, क्या होता है, अपन बात करते हैं। ये जो बेटा यहाँ पे ये हमने देखा यूरेटर है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड द लास्ट पार्ट इज यूरिथ्रा। इस वाले पोर्शन को बेटा अपन क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था। मेल्स के अंदर यूरिथ्रा लार्ज होती है, फीमेल्स में स्मॉल होती है। यहाँ पे यूरिथ्रा के अंदर दो स्पिंक्टर्स होते हैं। इनर जो स्पिंक्टर होते हैं, इनर स्पिंक्टर जो होते हैं, इनर और आउटर। इनर स्पिंक्टर जो होते हैं, इनर स्पिंक्टर और आउटर स्पिंक्टर, आउटर स्पिंक्टर, ठीक है। ये वाला जो बेटा स्पिंक्टर होता है, ये कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और ये वाले जो स्पिंक्टर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा? वॉलेंट्री होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के इनर साइड में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं? अंदर की साइड डेट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। डेट्रूसर मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। तो सबसे पहले बेटा होता क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं। ओके, ये कौन से रिसेप्टर हैं? इनको बोलते हैं अपन स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हैं। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये क्या करेगा बेटा? ये स्ट्रेच रिसेप्टर अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा किसके पास में? ये अपने सिग्नल्स को ब्रेन के पास में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? ब्रेन के पास में अपने सिग्नल को पहुंचाता है सेंसरी नर्व के थ्रू। कौन सी नर्व के थ्रू बेटा? सेंसरी नर्व के थ्रू ये अपने सिग्नल्स को कहाँ पहुंचाएगा? ब्रेन के पास में। कौन से पार्ट में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के पास में सिग्नल्स पहुंचेंगे। सीएनएस के पास में स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल्स पहुंचते ही यहाँ पे ये वाली जो मसल्स हैं, ये कौन सा पार्ट है? ये है बेटा डेट्रूसर मसल्स, डेट्रूसर मसल्स, ठीक है। डेट्रूसर मसल्स जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं बेटा? इनवॉलेंट्री होती हैं। कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ से सेंसरी नर्व के पास में सिग्नल पहुंचा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे
यूरिन एक्यूमुलेट होने लगता है, वैसे वैसे जो स्ट्रेच रिसेप्टर से ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और सेंसरी नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है ब्रेन के पास में। देन ब्रेन यहाँ से सिग्नल भेजता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। कौन सी नर्व आएगी यहाँ पे? मोटर नर्व आएगी। कौन सी नर्व आएगी बेटा? मोटर नर्व आएगी। और ये जो मोटर नर्व आएगी, ये एक तो यहाँ पे जो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये कौन सी नर्व है? मोटर नर्व। ये सिग्नल लेके आएगी बेटा, मोटर नर्व सिग्नल लेके आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो मोटर नर्व आएगी, ये डेट्रोसर मसल्स हैं, इनमें क्या करवाएगी? इनको क्या करवाएगी? कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। ठीक है बेटा, ये इसको क्या करवा देगी? कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी। और इसी के पैरेलल में और सिग्नल्स आएंगे किसके पास में? यहाँ पे। ये भी मोटर नर्व आ रही है। ये बेटा मोटर नर्व क्या करेगी? ये जो मोटर नर्व आ रही है, ये मोटर नर्व जो इनर स्फिंक्टर की इनवॉलेंट्री मसल्स है, इनको क्या करवा देगी? रिलैक्स करवा देगी। क्या करवा देगी बेटा? ये जो कॉन्ट्रैक्टेड है, इनको क्या करवा देगी? रिलैक्स करवा देगी। यानी इनर स्फिंक्टर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। और यहाँ से जैसे ही अपन जाएंगे, यूरिनेट करने की हमें अर्ज होगी, हम वॉशरूम में जाएंगे और आउटर स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, ये यहाँ से ओपन होंगे। देन हम बेटा क्या कर सकते हैं? यूरिनेट कर सकते हैं। यूरिन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। अगर मैं बहुत छोटी सी बात में आपको बताना चाहूँ कि जैसे जैसे बेटा यहाँ से यूरिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, इसकी जो कैपेसिटी है ब्लैडर की 350 to 500 ml होती है, बट यहाँ पे जैसे ही 150 ml फिलअप हो जाता है, जैसे ही ये 150 ml तक फिलअप होता है, यहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर्स अपना सिग्नल सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास पहुँचा देते हैं। ब्रेन के पास में सिग्नल पहुँचा कि स्ट्रेच रिसेप्टर यानी ब्लैडर फिल हो रहा है। उसके बाद में इसी के रेस्पॉन्स में मोटर नर्व, जब भी हमें इच्छा होती है अर्ज करने की, तो यहाँ से मोटर नर्व सिग्नल पहुँचाते हैं किसके पास में? डेट्रोसर मसल्स के पास में सिग्नल लेके आते हैं कि जो डेट्रोसर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनको ये क्या इसको क्या करवा देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। यहाँ पे प्रेशर डलवाएंगे, इसको क्या करवाएंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। और दूसरे सिग्नल यहाँ पे आएंगे, जो हमारी इनर स्फिंक्टर की मसल्स हैं, उनको ये क्या करवा देते हैं? रिलैक्स करवा देते हैं। जैसे ही ये रिलैक्स होंगे, ये सारे स्फिंक्टर्स ओपन होंगे और यूरिथ्रा से यूरिन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ये सिंपल सी मैकेनिज्म है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ तो बेटा अब अपन बात कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यहाँ पे अपन केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि यूरिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है बेटा यहाँ पे यूरिन के अंदर, वो है वाटर की। वाटर कितना % होता है? वाटर की जो अमाउंट है वो है 95% जो अमाउंट है वो वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में बेटा यूरिया की जो अमाउंट है वो होती है 2.6%। देन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कितने बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स की जो अमाउंट है वो होती है 2%। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड की जो अमाउंट है वो होती है बेटा कितनी? 0.3%। हिप्यूरिक एसिड की जो अमाउंट है यहाँ पे वो कितनी होती है? हिप्यूरिक एसिड जो है वो भी होता है कितना? 0.3%। इसके बाद में बेटा अपन बात कर सकते हैं, हिप्यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं अमोनिया। ये होता है 0.3%। देन अपन बेटा बात करते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन की जो अमाउंट है वो भी कितनी है? 0.3%। तो ये ओवरऑल क्या हो गया बेटा? केमिकल कंपोजिशन हो गया किसका? यूरिन का। अब अपन बात करते हैं कि येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से यूरिन का जो बेटा कलर है वो कैसा है? कैसा है यूरिन का कलर? येलो है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूरिया की अमाउंट कितनी होती है? 25 to 30 ग्राम होती है। 25 to 30 ग्राम होती है।
और इसकी अपन बात करते हैं, यूरिया जो होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, PLY, स्लाइटली एसिडिक होता है। जिसकी पीएच की हम बात करते हैं तो बेटा इसकी पीएच कितनी होगी, 6.0 होगी। और हम बात करते हैं यूरिया कितना रिलीज होता है, यूरिन कितना रिलीज होता है, यूरिन होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे, इतना यूरिन हम रिलीज करते हैं। तो ये बेटा अपना पूरा हुआ यूरिन का कंपोजिशन, यूरिन के बारे में हमने डिस्कस किया। हाँ बच्चों, अब अपन बेटा देखने वाले हैं रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कि अदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। अभी हमने किडनी के बारे में देखा, तो उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं कि लंग्स जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले करता है। लंग्स एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ये लंग्स क्या करता है, इट एलिमिनेट्स large amount of carbon dioxide from body, कितनी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1200 ml पर मिनट ये हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर भी ये रिलीज आउट करता है, अप्रोक्सीमेटली 400 ml पर डे। ये क्या करता है, वाटर को भी रिलीज करता है। अगर लंग्स के अलावा अपन सेकेंड ऑर्गन की अगर अपन बात करते हैं, स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन की हम बात करते हैं, तो स्किन के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, स्किन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले बेटा अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्किन के पास में जो ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड बेटा क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करेगी। अब इस स्वेट के अंदर क्या होगा, स्वेट के अंदर क्या होगा बेटा, स्वेट के अंदर थ्रू ये क्या क्या हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगी, NaCl, ठीक है, यूरिया, लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, और वाटर। मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो वाटर का होता है, 99.5% जो होता है वो वाटर होता है। और इसके साथ साथ में स्मॉल अमाउंट के अंदर यूरिया, लैक्टिक एसिड इनका भी एक्सक्रीशन करती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। जब भी हमें गर्मी लगती है तो उस टाइम पे क्या हमारी जो स्किन के पोर्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो क्या एक्सक्रीट आउट करती हैं, स्वेटिंग यानी स्वेटिंग को रिलीज करती हैं, और उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो वापस से डाउन आने में हेल्प करता है। ठीक है, जब भी हम एयर के कांटेक्ट में आते हैं तब हमें कूलिंग फील होता है। सेकंड बेटा हम ग्लैंड की बात करते हैं। स्वेट ग्लैंड के अलावा अगर अपन दूसरी ग्लैंड की बात करें तो वो ग्लैंड है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड या ऑयली ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, सीबम प्रोड्यूस करती है। इस सीबम के थ्रू क्या क्या हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, सीबम के अंदर क्या क्या होते हैं बेटा, सीबम के अंदर वैक्सेस होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये सब इसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। सॉरी एक सेकेंड, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये सब इसके थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं सीबम के थ्रू। और सीबम हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव लेयर भी फॉर्म करता है हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है,
ये क्या करता है बेटा, एक ऑयली लेयर फॉर्म हो जाती है। अगर ये एक लिमिटेड अमाउंट में होता है तो सही रहता है। अगर इसका अमाउंट, अगर सीबेसियस ग्लैंड एक्सेस में सीबम का प्रोडक्शन करने स्टार्ट कर देती हैं तो हमारी स्किन सेल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर क्या होने लग जाती हैं, पिंपल्स का फॉर्मेशन होने लग जाती हैं। जिसके पिंपल्स किस वजह से होती हैं, इसका ग्लैंड, ये जो सीक्रेशन है, सीबम का सीक्रेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और बैक्टीरियल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। बैक्टीरियल रिएक्शंस बेटा क्या करने लग जाते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉलोनी बनना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पस है, पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है और पस के थ्रू फिर पिंपल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। इसके थ्रू कौन कौन से एक्सक्रीशन होते हैं, वैक्सीज एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लास्ट एंड फाइनल बेटा अपन बात करते हैं हमारी बॉडी की लार्जेस्ट जो ग्लैंड होती है जिसे हम लीवर बोलते हैं, लीवर। लीवर का भी एक्सक्रीशन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। और ये क्या क्या एलिमिनेट करती है, इट एलिमिनेट्स क्या क्या एलिमिनेट करेगी बेटा, ये एलिमिनेट करती है लार्ज अमाउंट के अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों बाइल पिगमेंट हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ ड्रग्स को भी ये एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है बेटा। कोलेस्ट्रॉल को भी ये एक्सक्रीट आउट करती है, यानी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का भी क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं विटामिन्स, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। तो बेटा इन सब का यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। और लीवर मेन फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको भी लीवर क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये सब हमारी बॉडी से एलिमिनेट कैसे होंगे, ये सब हमारी बॉडी से एलिमिनेट फीकल मैटर के थ्रू होंगे, थ्रू फीसेस, FEACS, फीकल जो मैटर है उसके थ्रू, यानी हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू ये बाहर निकलते हैं, वाया रेक्टम होते हुए ये हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स की हमने बात की, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं यूज होने के बाद में उनको भी डिग्रेड करने का जो काम होता है बेटा वो किसका होता है, लीवर का होता है। तो हमने देखा कि किडनी के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर, लाइक लीवर, लंग्स एंड स्किन के अंदर हमने 2 टाइप्स की ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड। सो बेटा प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ बच्चों, अब अपन बेटा डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि एक टर्म लिखने जा रहा हूँ जिसको बेटा हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन या यूरिया, यानी यूरिन या यूरिया का लेस प्रोडक्शन होना, ये भी एक डिसऑर्डर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सेकेंड वन बेटा अगर अपन बात करते हैं एयूरिया का मतलब होता है यूरिन प्रोडक्शन एब्सेंट, नो यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। अब सर ऐसी सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, अपन सारी चीज़ें देखो लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। सर ऐसा क्यों हो गया, किसी वजह से हो सकता है किडनी में किसी तरह का कोई डैमेज आ जाना की वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है बेटा। अगर मान लो कोई स्वेलिंग आ गई, किसी पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया तो सडनली, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अगर अपन थर्ड वन बात करते हैं पोलीयूरिया का मतलब क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन ड्यू टू लेस प्रोडक्शन
लेस प्रोडक्शन ऑफ ADH। ADH की फुल फॉर्म बेटा आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका अगर प्रोडक्शन कम होगा तो यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा, और ऐसी सिचुएशन से एक डिजीज कोज होती है बेटा, और उस डिजीज को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उस डिजीज को? उस डिजीज के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। ये कुछ अपनी बातें हुई। अगर यहीं पे बेटा मैं बोल देता हूं ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है, तो ग्लूकोज इन यूरिन, और इस डिजीज को बेटा हम बोल देते हैं डायबिटीज मेलिटस। दोनों के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। ये बेटा दो तरह की डिजीज हैं, एक है डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरी है डायबिटीज मेलिटस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डायबिटीज मेलिटस कब होती है और डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है? अगर आपकी बॉडी के अंदर एडीएच का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर परमानेंटली कभी ब्लॉक हो गया, तो उस पर्सन के साथ में क्या दिक्कत होगी? जितना पिएगा उतना निकालेगा, बार बार में उसको यूरिनेट करना पड़ेगा। सेकेंड वन बेटा अपन बात करते हैं ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया की कहानी क्या है? ग्लाइकोज यूरिया का मतलब क्या है? ग्लाइकोज यूरिया का मतलब है बेटा ये जो ग्लूकोज इन यूरिन, और ऐसा कब होता है ग्लूकोज यूरिन के अंदर, कब रिलीज होता है बेटा? सडनली क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जब भी हम, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा भी होगा कि जब भी जो भी हम खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो उसका कंप्लीट डाइजेशन जो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैट सबका कंप्लीट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, देन ग्लूकोज मूव करने लगता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है बेटा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया, ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन का, जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ने इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दिया, मतलब कंडीशन कैसी हो गई? हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो गई, यानी ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर हो गया तो वो यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट कर देता है। यानी इंसुलिन ना होने की वजह से ग्लूकोज सेल्स के पास में बेटा नहीं पहुंच पा रहा, तो इस डिजीज को हम बोल देते हैं डायबिटीज मेलिटस। एक है बेटा कीटो यूरिया, फिफ्थ अपन बात कर सकते हैं कीटो यूरिया। कीटो यूरिया का मतलब क्या होता है? कीटोन बॉडीज इन यूरिया, कीटोन बॉडीज इन यूरिया, इन यूरिन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है बेटा। अब क्या होगा? कीटोन बॉडीज क्या होती हैं बेटा? फैट से, एक्सेस फैट के ब्रेकडाउन से, यानी फैट का अगर ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, और ये ज़्यादा फैट ब्रेकडाउन होने से आपकी यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। फिर अपन बात कर सकते हैं रीनल कैलकुलाई, या अपन बोल सकते हैं कास्ट्स, या अपन बोल सकते हैं किडनी स्टोन। तो बेटा ये किडनी स्टोन ये क्या होते हैं? दीज आर द क्रिस्टलाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट पार्टिकल्स, यानी अपन बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट पार्टिकल्स डिपॉजिटेड inside the kidney causes kidney stone। क्या होता है बेटा? जो हमारी किडनी होती है वो ओनली लिक्विड को फिल्टर कर सकती है, ना कि सॉलिड को, बट हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट के पार्टिकल्स हैं वो किडनी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट के पार्टिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, और ये वो एक बड़ा क्रिस्टलाइज्ड
फॉर्म कर लेते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं काफ़ी बड़ा, तो वो हमें हमारी जो किडनी है, हमारी बॉडी है, उसके अंदर पेनफुल होता है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो पाता नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के अंदर से इजीली, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। अगर उसका साइज़ ज़्यादा ही बड़ा है तो उससे हम सर्जरिकली रिमूव करते हैं, अदरवाइज हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें स्टोन प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको बोलता है, कुछ टेबलेट्स देता है ताकि वो यहाँ से डाइल्यूट हो, डिजोल्व हो, मतलब यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीने की सलाह देता है। ठीक है बेटा, तो ये सब अपन ने डिस्कस किए। अब मैं यहाँ पे अपन एक टर्म और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक अपन टर्म यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। चलो बेटा, यहीं पे मैं इस टर्म को लिखने जा रहा हूँ, कौन सा नंबर है, यहाँ पे एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, 7, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है बेटा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है बेटा? नेफ्रॉन का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन होना, ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन होने को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो बेटा, अपने बहुत सारे तरीके की डिजीजेस, डिसऑर्डर्स देखे। अगर ये सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो क्या होता है? जैसे नो यूरिन प्रोडक्शन, नो यूरिया प्रोडक्शन, लेस एडीएस प्रोडक्शन, ये कुछ तो अलग सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी प्रोडक्शन हैं, कम यूरिया का प्रोडक्शन होना या ज़्यादा यूरिया का प्रोडक्शन होना, यानी अपनी एक कंडीशन और आती है यूरेमिया। 8 नंबर पे अपन बात करते हैं यूरेमिया। एक्सेस यूरिया प्रोडक्शन इन ब्लड, एक्सेस यूरिया प्रोडक्शन in blood is called uremia, तो बेटा ये जो इतनी सारी सिचुएशंस हैं, अगर ये सारी एक साथ हो जाएं तो ये क्या कोज करती हैं? किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर कोज करती हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके पास 2 सिचुएशन होती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिया है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको किडनी फेल्योर के टाइम में 2 कंडीशंस होती हैं। एक होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन और एक होता है डायलिसिस। हीमोडायलिसिस भी हम बोलते हैं। डायलिसिस क्या है? इसको हम बेटा एक आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो कंप्लीट ब्लड है वो उस एक मशीन, डायलाइजिंग मशीन होती है, उसके अंदर जाता है, फिल्टर होता है, देन वापस आपकी बॉडी के अंदर रिटर्न हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग यानी हीमोडायलिसिस। पर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बॉडी के साथ में मशीन एसोसिएट रहना, यानी हमेशा आपको बेड पे रहना पड़ेगा कि बॉडी के साथ में वो मशीन आपको चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड पर डे जितना फिल्टर होता है उतना फिल्ट्रेट होना जरूरी है, आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट जो इसका सॉल्यूशन है वो है बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो मतलब समझो आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर रीनल फेल्योर, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके ऑप्शन दे दिया, हीमोडायलिसिस दे दिया, रीनल फेल्योर दे दिया, हीमोडायलिसिस दे दिया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन दे दिया, ए एंड बी बोथ दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, तो उसमें आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर रीनल फेल्योर। तो अपन थोड़ा सा चलो बात कर लेते हैं इस सब के बारे में भी। देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अगर किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर की हम बात करते हैं, किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर, ठीक है, यूरेमिया की कंडीशन आ गई, या फिर इसके अंदर तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस देखो कुछ भी नहीं है बेटा, हीमोडायलिसिस है, दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन ठीक है। देखो सीधी सी बात है, एक मशीन होती है यहाँ पे कुछ ऐसी, ठीक है, ये एक मशीन है, यहाँ पे 2 कंटेंट लगे रहते हैं कुछ इस तरीके से। ये मशीन है बेटा, डायलाइजिंग मशीन है, ये कोई ह्यूमन है, मैंने ये ह्यूमन बना दिया, और यहाँ से क्या होता है
इसके अंदर ये मशीन है, इसके अंदर काफ़ी सारी ट्यूब्स होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है, ठीक है बेटा। ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है जो कि कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है और यहाँ से इसमें से दो नीडल लगती हैं आर्म के अंदर। एक होती है बेटा आपकी आर्टरी की और एक होती है किसकी, वेन की, जो यहाँ से ब्लड लेके जाएगी इसके अंदर और यहाँ से बेटा ये ब्लड को फिल्टर करने के बाद में यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा इसके अंदर और ब्लड फिल्टर होने के बाद में वापस से आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है, ठीक है, हाथ के अंदर ही। तो एक आर्टरी से आती है और एक वेन से आती है, ठीक है। यहाँ से बेटा ये ब्लड इस मशीन के अंदर एंटर होगा। जैसे जैसे इस ब्लड के अंदर ये ब्लड इस मशीन के अंदर, ये डायलाइजिंग मशीन है कंप्लीट, ये डायलाइजिंग मशीन है, डायलाइज़र है ये, इसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड एंटर होता रहता है और यहाँ से जो फिल्ट्रेट है, ये जो वेस्ट है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जितना भी वेस्ट है ये साथ साथ में ब्लड से जो भी वेस्ट है उसको निकाल लेती है और यहाँ से जो फ्रेश ब्लड है, फ्रेश फिल्टर्ड जो ब्लड है, ये वापस इस वेन के थ्रू यहाँ पे एंटर हो जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसके अंदर एक और चीज़ भी इंसर्ट की जाती है, यहाँ पे इसके अंदर हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है बेटा। एंटीकोगुलेंट इसके अंदर ऐड की जाती है। ये क्या काम करती है, ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्लोट को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड की क्लोटिंग को ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि इस मशीन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की क्लोटिंग ना हो। इसके अंदर ये सेलोफोन ट्यूब होती है, ये सेलोफोन ट्यूब जो होती है ये परमिएबल होती है, यहाँ से इजीली जो भी वेस्ट है यहाँ से ब्लड एंटर किया, इस आर्टरी के थ्रू। A स्टैंड्स फॉर आर्टरी एंड V स्टैंड्स फॉर वेन। ये किसको स्टैंड करती है, वेन को स्टैंड करती है। तो जैसे जैसे बेटा यहाँ से ब्लड इस डायलाइजर मशीन के अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे ये साथ साथ में जो फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर होता क्या है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर RBC WBC को छोड़कर जो प्लाज्मा के अंदर होता है वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे जैसे ये फ्लूइड है यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट है, वेस्ट है, वो इस यहाँ पे वेस्ट एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है, निकलता रहता है। जो भी डायलाइजिंग फ्लूइड वेस्ट है जितना भी, वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड से यहाँ पे आता रहता है और ये डायलाइजर है, यहाँ पे ये साथ साथ में फ्लूइड वापस से डायलाइजिंग फ्लूइड है वो एंटर होता रहता है और फ्रेश जो ब्लड होता है ये वेन के थ्रू वापस से किसके अंदर एंटर कर जाता है बेटा, आपकी जो आर्म होती है उसी के अंदर दो निडल्स लगती हैं, एक आर्टरी में लगती है, एक वेन में लगती है। आर्टरी से जो ब्लड जाएगा मशीन के अंदर फिल्टर होगा और वापस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले एंटीकोगुलेंट होती है, फिर एंटीकोगुलेंट भी इसके अंदर, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट भी ऐड की जाती है ताकि ये वापस से यहाँ पे आ जाए, किसी तरह का कोई भी क्लोट ना हो, ठीक है बेटा। सेकेंड वन इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ये इसके लिए काफ़ी सिचुएशंस हैं। ये किसके अंदर सबसे बेस्ट रहता है बेटा, जो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी सबसे पहले मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ में ही ये होना चाहिए। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है इसमें एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है, डोनर होता है। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। अगर क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं बेटा, रिजेक्शन चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी लेस होते हैं। इफ क्लोजली रिलेटेड देन रिजेक्शन चांसेस इज लेस। और हमें हमेशा जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो ब्लड रिलेशंस वाले होते हैं उन्हीं से हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमें करना चाहिए।
तो बेटा ये हमने देखी कि काफ़ी सारे हमने किडनी फेलियर देखे जिसके सॉल्यूशंस देखे, ये बेटा परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द परमानेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेटा अपन बात करते हैं कि ये अपने जो अपना पूरा टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट किया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया, नोट डाउन दिस।